फैमिली केसेस के हवाले से आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या एक फैमिली कोर्ट को किसी फैमिली मैटर में स्टे ऑर्डर ग्रांट करने का इशू करने का अख्तियार होता है या नहीं होता। और दूसरा ये कि क्या ड्यूरिंग वेकेशंस जैसे कि आजकल अगस्त वेकेशन चल रही हैं या विंटर वेकेशंस आ जाती हैं, तो क्या इन वेकेशंस में हम फैमिली सूट कोई फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आम तौर पे जब वेकेशंस होती हैं तो फैमिली केसेस फाइल नहीं किए जाते। तो आज हम इस टॉपिक पे भी बात करते हैं। अगर हम फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 5 के साथ जो एनेक्स्ड शेड्यूल 1 है उसको देखें, तो वहाँ पे हमें एक पूरी लिस्ट ऑफ फैमिली केसेस मिलती है कि ये वाले केसेस जो हैं हम फैमिली कोर्ट्स में फाइल कर सकते हैं। और इन केसेस में से बाज़ केसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। यानी प्रॉपर्टी वो जो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, यानी मनकूला भी हो सकती है, गैर मनकूला भी हो सकती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लक जिसमें हक महर आ जाता है, चाहे वो इंदुल तलब है या फिर अपना डावरी आर्टिकल्स आ जाते हैं, यानी सामान जहेज आ जाता है, मेंटेनेंस अलाउंस आ जाता है, या पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द प्लेंटिफ वो आ जाती हैं। तो ये सारे मैटर्स जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हैं। तो उसकी हद तक जब हम सेक्शन 21A को पढ़ें फैमिली कोर्ट्स एक्ट के, तो वो हमें बताता है कि इन प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लक जब हम कोई केस कोर्ट में लेकर के आएँ, तो कोर्ट अंडर सेक्शन 21A ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर कोर्ट जो है वो स्टे ग्रांट कर सकती है। यानी डिफेंडेंट को ऐसी प्रॉपर्टीज़ को एलिनेट करने से, सेल आउट करने से, ट्रांसफ़र करने से, या उनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज रेज करने से, जैसे कि कोई गिरवी रख देना किसी प्रॉपर्टी को। तो इस तरह के जो मैटर्स हैं उसमें फैमिली कोर्ट को अख्तियार होता है कि वो उनके ऊपर स्टे ग्रांट करे, स्टे ऑर्डर पास करे कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ को डिफेंडेंट जो है वो एलिनेट करने से, ट्रांसफ़र करने से बाज रहे। तो अगर हम सेक्शन 21A को पढ़ें तो इसकी हमें टू क्लॉजेस मिलती हैं। पहली क्लॉज में उन प्रॉपर्टीज़ की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेंस का जिक्र है जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट होती हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट वो प्रॉपर्टी होती है जिसका हम क्लेम लेकर के कोर्ट में आते हैं, यानी कि हक महर का क्लेम लेके हम कोर्ट में आ गए, हम सामान जहेज का क्लेम लेके कोर्ट में आ गए, मेंटेनेंस का क्लेम लेके कोर्ट में आ गए, या हम पर्सनल बिलोंगिंग्स का केस लेकर के कोर्ट में आ गए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लक हमें हमारे जो क्लाइंट है या जो प्लेंटिफ है उसको ये खदशा होता है, ये ख़तरा होता है कि जो डिफेंडेंट है वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेल करना चाहता है, सेल आउट कर सकता है। उसको ये खदशा होता है कि वो इन प्रॉपर्टीज़ को एलिनेट कर सकता है, इनके ऊपर कोई चार्ज जो है वो अपना रेज़ कर सकता है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं एक निकाहनामा में एक हक महर लिखा हुआ कि जी अपना एक प्लॉट है या कोई दुकान है या कोई मकान है, तो वो उसने हक महर में अपनी बीवी को दिया होता है। और अब खातून जो है वो समझती है कि कहीं डिफेंडेंट इस प्रॉपर्टी को सेल आउट ना कर दे, तो इस प्रॉपर्टी को एज ए सब्जेक्ट मैटर वो फिर कोर्ट में लेकर के आती है अंडर सेक्शन 21A क्लॉज 1। और उसके ऊपर फिर कोर्ट जो है वो अगर प्लेंटिफ ये कोर्ट को कन्विंस कर दे कि जनाब ये जो डिफेंडेंट है ये इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना चाहिए, और लेकिन डिफेंडेंट जो है वो इसको डिस्पोज ऑफ करने पर तुला हुआ है, तो ऐसी सब प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लक कोर्ट स्टे ऑर्डर ग्रांट कर सकती है, इंटरम इंजंक्टिव ऑर्डर पास कर सकती है अंडर सेक्शन 21A क्लॉज 1 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। अब जब इसकी दूसरी क्लॉज पढ़ें तो ये वो प्रॉपर्टीज से मुतल्लक है जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट नहीं है। यानी प्लेंटिफ या मुद्दईया उनके मुतल्लक क्लेम लेकर कोर्ट में नहीं आती कि जनाब मुझे ये मेरा हक है तो ये मुझे दिलाया जाए, बल्कि वो ऐसी प्रॉपर्टी को कोर्ट में मेंशन करती है कि जनाब मेरा ये हकमैर का दावा है, मेरा डावरी आर्टिकल्स का दावा है, मेरा मेंटेनेंस का दावा है, मेरा पर्सनल बिलोंगिंग्स का दावा है। और अगर ये मेरे हक में दावा कल को होता है तो डिफेंडेंट की ये जो दूसरी कोई और प्रॉपर्टी है
जनाब वो उसको कोर्ट जो है वो उसको प्रिजर्व करे, उसको प्रोटेक्ट करे कि को डिफेंडेंट उसको ना सेल आउट करे, उसको फरोख्त ना करे, एलिनेट ना करे, उस पर इसके ऊपर कोई चार्ज जो है वो रेज ना करे। क्योंकि अगर कल को मेरे हक में कोई दावा डिग्री होता है तो फिर मैं इस प्रॉपर्टी में से जो कि डिफेंडेंट की अदरवाइज प्रॉपर्टी है, कोई और प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसको सेल आउट करके तो मेरी जो हक में डिग्री हुई होगी किसी अमाउंट की, किसी रकम की, कि वो मैं इस प्रॉपर्टी से ले सकूंगी डिफेंडेंट की। तो लिहाजा इस प्रॉपर्टी को भी डिफेंडेंट्स को ऑर्डर पास करें कि वो इसको भी सेल आउट ना करे, इसको एलिनेट ना करे, इसके ऊपर कोई चार्ज जो है वो क्रिएट ना करे। तो इन सूरतों में, इन दो सूरतों में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कोर्ट को पूरा अख्तियार है कि वो इन प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लक इनकी प्रोटेक्शन करते हुए, इनकी प्रेजर्वेंस करते हुए इन प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करने से डिफेंडेंट को रोक दे, उसको मना कर दे कि आपने इन प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट नहीं करना, या ना ही इनको किसी किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। अब जब हम केस फाइल करते हैं सामान जहेज का, मेंटेनेंस का, या डावर का, हक महर का, या पर्सनल बिलोंगिंग्स का, तो उसके साथ हमें सेक्शन 21A की एप्लीकेशन लगानी चाहिए, जो कि इंटरम इंजंक्शन की जो पावर्स देती है फैमिली कोर्ट को। जब हम ये एप्लीकेशन साथ लगाते हैं अपने मेन दावे के साथ, और इस एप्लीकेशन में हम वही ग्राउंड्स लेते हैं जो कि हम सिविल केसेस में स्टे पिटीशन फाइल करते हुए ग्राउंड्स लेते हैं, जिसमें कि वो प्राइमा फेशियाई गुड केस होता है, वो ग्राउंड लेते हैं। हम ये ग्राउंड लेते हैं कि देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड ऑफ इट्स सक्सेस। हम बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस की ग्राउंड लेते हैं। और इसके अलावा हम इर्रेपरेबल लॉस की ग्राउंड लेते हैं कि जनाब अगर इस प्रॉपर्टी को सेल होने से या इस प्रॉपर्टी को एलिनेट होने से ना रोका गया डिफेंडेंट को, तो मुझे जो है वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सूरतों में फिर कोर्ट जो है अगर कन्विंस हो जाए तो कोर्ट इन प्रॉपर्टीज़ पे, फैमिली मैटर्स में भी फैमिली कोर्ट इन प्रॉपर्टीज़ पे स्टे ग्रांट कर देती है, स्टे ऑर्डर इशू कर देती है। तो मैंने आज इस टॉपिक पे बात करना थी। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।